वेलकम लवर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के एक बहुत ही बेहतरीन एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ अ मैट्रिक्स। इट इज़ अ वेरी 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 इजी चैप्टर। यदि मैं कहूँ कि पूरे 12th में सबसे इजी चैप्टर आप में किसे मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आई कंसीडर मैट्रिक्स एज अ सबसे ईजिएस्ट चैप्टर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। अब बताइए, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ पूछूंगा कि जब कभी भी आपके स्कूल में नंबर लिस्ट में आते हैं, बोर्ड में जब नंबर छपकते हैं, ठीक है, उस केस में बच्चों के जो नंबर होते हैं, बच्चों के नाम कहाँ लिखते हैं आप? इस प्रकार देखिए, बच्चों के नाम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इधर पे क्या लिखते हैं हम? मैथ्स के नंबर, फिजिक्स के नंबर, केमिस्ट्री के नंबर, इंग्लिश के और ये हिंदी के। अच्छा, अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी, वो देनी होगी, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। दो चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान देनी होगी मैट्रिक्स में। एक पहला होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। अच्छा, रोज और कॉलम आप इस पैटर्न में देखते होंगे कि रोज में एक बच्चे का, यदि मान लीजिए दैट्स माय नेम इज आकाश एंड ये मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रोज में मेरे अल्टरनेट सब्जेक्ट्स के नंबर हैं और कॉलम में अल्टरनेट सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, जैसे लेट सपोज ये मैं बॉक्स बनाऊंगा, देखिए इस बॉक्स से समझिए, बॉक्स बनाऊंगा, ठीक। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये आपके सामने एक बॉक्स है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि रो 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, वो बताइए। तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए रो 1 के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 एंड 3। इसका मतलब ये वाली क्या कहलाती है? रो 1 कहलाती है, मतलब पहली रो कहलाती है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो रो होती हैं वो क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल पता है ना आपको? हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है और वर्टिकल ऐसे होता है। आपको एक्सिस वगैरह आपने 11th में पढ़ा होगा कि भाई एक्स एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाती है और वाई एक्सिस क्या कहलाती है? वर्टिकल एक्सिस कहलाती है। ये वाली बात आपने पढ़ी है ना अपने 11th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में आपने पढ़ा है ना कि एक्स एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज अ वर्टिकल एक्सिस। इस प्रकार आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो कन्फ्यूजन नहीं है। इसका मतलब रोज आर दी हॉरिजॉन्टल। एंड इसी प्रकार यदि आपसे मैं पूछूं अगला, बताइए रो 2 के एलिमेंट कौन कौन से? रो 2 के एलिमेंट हो जाएंगे 4 5 एंड 6 एंड रो 3 के जो एलिमेंट हो जाएंगे दैट विल बी नथिंग बट अ 7 8 एंड 9। अब इसी प्रकार आपसे पूछूंगा, बताओ कॉलम 1 है ना, देखिए पहला कॉलम इस प्रकार, ये पहला रो है तो उसके बाद नीचे दूसरा होगा, फिर तीसरा रो होगा। इसी प्रकार इस प्रकार जो वर्टिकल होंगे, वर्टिकल में जो होंगे वो कॉलम कहलाएंगे। तो मैं पूछूंगा कॉलम 1 के एलिमेंट बताइए कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे आप 1 है 4 है एंड 7 है। कॉलम 2 के कौन कौन से एलिमेंट है? दैट इज अ 2 एंड 5 एंड 8। देखिए ये कॉलम 2 है। उसी प्रकार कॉलम 3 के एलिमेंट बताइए 3 6 एंड 8। तो आपको रोज एंड कॉलम्स की जानकारी अच्छे से हो गई है कि मैट्रिक्स में आपको दो चीज़ों का ध्यान देना होगा। एक आपका ध्यान देना होगा रोज का एंड अदर वन इज अ कॉलम, ठीक है। दो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देनी। ये तो हो गया तथ्य वाली बात कि भाई मैट्रिक्स है में है क्या, जिसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। अब यदि पूछेगा कि भाई डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। नंबर्स और फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। चलिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, दैट इज एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स of number and functions is called matrix। अब फिर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, यदि आपको डेफिनेशन बड़ी करनी है, बोर्ड में दिया है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, वन वर्ड में पूछ लिया यदि बाई चांस आपसे कभी भी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। These number and function, these arrangement of number and function is called a matrix। ऐसे भी लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मीनिंग दोनों का यही निकलता है। ऐसे ही आप लिखिए एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक। वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब बताइए एक दूसरी चीज, इफ एनी मैट्रिक्स, यदि कोई भी आपके सामने मैट्रिक्स है, हैव
एम रोज, रोज क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, बता चुका हूं ना, एम कोई वेरिएबल है, एंड एन कॉलम, यदि किसी भी मैट्रिक्स के एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, देन आपको ये वाली बात याद रखनी है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी एम क्रॉस एन। अच्छा ये क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए अब आपका अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। डेफिनेशन लिख लिए है ना, ये डेफिनेशन हो गई, उसके बाद चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं चाहे तो। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स ऑफ any rectangular arrangement of numbers and function is called matrix. If any matrix have m rows and n columns, then order of matrix will be m cross n, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आवर मैट्रिक्स। तो अगला टॉपिक है आपके सामने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने बोला कि देखिए यदि रोज की संख्या क्या है, रोज की संख्या क्या है m है, और कॉलम की संख्या क्या है, नेक्स्ट इज अ कॉलम की संख्या क्या है आपके सामने n है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा m क्रॉस n। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज अवर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कहता क्या है, यदि लेट सपोज आपके सामने बोला 3/2 की मैट्रिक्स है ना, आपके सामने पेपर में आया कि एनी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने दी हुई है, एनी मैट्रिक्स गिवन, कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है 3/2 की मैट्रिक्स दी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो पहले लिखा हुआ है वो ये दर्शा रहा है कि कितने रोज हैं, और जो बाद में लिखा हुआ है वो ये दर्शा रहा है कि कितने कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये कि जो मैट्रिक्स बनाएंगे, ये देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऐसा होता है, तो जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें क्या आएंगे, 3 रोज आएंगी और 2 कॉलम आएंगी। तो मान लीजिए कि अभी मैं कोई भी जनरल एलिमेंट ले रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर क्या है 1 4 2 5 3 6। अब बताइए रोज की संख्या कितनी है इसमें गिनी है, यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, 1 2 3, मतलब 3 क्या हैं, रोज हैं, ठीक। और कितनी वर्टिकल लाइनें गई हैं, तो देखिए एक ये है, दूसरी ये है, इसके मतलब क्या है 2 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बताता है कि रोज और कॉलम की संख्या को बताता है, ठीक। तो कभी भी m क्रॉस n किसी भी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, जहां पर m क्या दर्शाता है, रोज को दर्शाता है, m रोज को दर्शाता है, और n किसको दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है। दिस इज अवर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें हम छोटी सी चीज़ देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को यदि आपके साथ बुक में भी दिया हो चाहे कहीं भी दिया हो, किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एनी मैट्रिक्स A इज रिप्रेजेंटेड एज, क्या लिखा हुआ है, एनी मैट्रिक्स A इज रिप्रेजेंटेड एज, कोई भी मैट्रिक्स A को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। AIJ क्या है, ये जर्नल एलिमेंट है। AIJ क्या है, ये क्या है, जनरल एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट। और M क्रॉस N क्या है, M क्रॉस N क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। M क्रॉस N इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, AIJ इज अ जर्नल एलिमेंट। तो आपके सामने दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए समझते हैं AIJ, यहाँ पर AIJ को समझते हैं। AIJ क्या कहना चाहता है, AIJ में जो ये I है वो ये बताता है कि आप किस रो में हैं, और ये जो J है वो ये बताएगा कि आप किस कॉलम में हैं, ठीक है, CULUMN, ठीक है, किस कॉलम में है। अब देखिए कैसे पता करेंगे, इससे हमको ये बताएगा कि एलिमेंट कहाँ पर है। तो यदि मैं बोलूँ A23 कौन सा एलिमेंट है बताइए, मान लीजिए कि अपने सामने कौन सा एलिमेंट बताना है आपको, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि मान लीजिए आपके सामने 3/2 की मैट्रिक्स है, अब आप बनाना है आपको A23। चलिए A11 हो जाएगा, A12, क्योंकि देखिए ये क्या दर्शाता है आपके सामने, I क्या दर्शाता है, रो को। अब जब I रो को दर्शाता है तो आप पहले फर्स्ट रो में है तो
आई इक्वल टू के फर्स्ट रो में आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 रहने दीजिए। फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो ये तो पहला कॉलम था, दूसरा कॉलम आ गया। और जब ये दूसरा कॉलम आ गया, इसका मतलब ये है कि आपके सामने j इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और j इक्वल टू पहले आया फर्स्ट कॉलम में क्या था 1। आपके सामने देखिए रो कॉलम कितने हैं 2, तो मतलब आपको रुक जाना है। कॉलम कितने हैं आपके सामने 2, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, और m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए दूसरा रो में आते हैं, दूसरा रो में आ गया, इसका मतलब ये है कि अब सेकंड रो में है, इसका मतलब i की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है, तो लिख दीजिए A21। ठीक, अब देखिए आपके सामने अब दूसरे रो में है, और आपके सामने अब नेक्स्ट एलिमेंट जब देखेंगे तो वो दूसरे कॉलम में पहुंच जाएगा। तो ये आपके सामने मान लीजिए कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये रो 1 है, रो 2 है। ठीक, अब आते हैं थर्ड रो में, हम किसका कौन सी मैट्रिक्स बना रहे हैं 3/2 की, तो इसमें 3 रो मैक्सिमम दिए हुए हैं। थर्ड रो में आएंगे तो A31 कहलाएगा। 3/1 क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये रो तीसरे में है, और यहाँ पर 3 के आई इक्वल टू इस बार क्या है 3, और j इक्वल टू 1, क्योंकि कॉलम 1 में चल रहे हैं। उसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं, रो तो 3 ही है ना, रो कोई चेंज नहीं हो रही है, अब कॉलम चेंज कर रहे हैं, कॉलम कौन सा आ गया 2, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये आपके सामने हो जाएगा। इस प्रकार आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। और देखिए आपके सामने A23 ढूंढ रहे थे, आई थिंक यहाँ पर A23 नहीं होगा, आपके सामने A23 यहाँ पे बनेगा। A23 तो हमने एलिमेंट बनाया नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ढूंढ लीजिए A21 कहाँ पे है, तो A21 देखिए आपके सामने एलिमेंट यहाँ पर है, A31 ये रहा। इस प्रकार आपके सामने पूछ लेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A21, फाइंड द वैल्यू ऑफ A32, इस प्रकार आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपके सामने बहुत ही छोटी सी चीज़ थी। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। अब आप बताइए कि 3/2 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, 3/2 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ऐसे बिना लिखे, इस प्रकार बिना लिखे मैं मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट बिना लिखे बता दूं कि कितने एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 3 × 2 क्या होता है, वो भी तो 6 ही होता है ना। इसका मतलब ये है कि जो ये क्रॉस करते हैं 3 × 2, यही मल्टीप्लिकेशन क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स दर्शाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए कि भाई नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स होता है m × n। यहाँ पर इस बार क्या है नंबर ऑफ इस बार ये जो क्रॉस है वो मल्टीप्लाई दर्शाएगा। मान लीजिए 3 × 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब 6 एलिमेंट होंगे टोटल, तो आपको ये भी लिख लेना है। ठीक, अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में वो m × n ही लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, लेकिन नंबर ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार आपके सामने छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका NCERT के एक एग्जाम्पल है, वहीं से मैंने लिया है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ था, इफ मैट्रिक्स हैव 8 एलिमेंट व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया है। अब आपको सोचना है, पहले आप खुद सोच लीजिएगा उसके बाद देखिएगा, पहले आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसमें बोला 8 एलिमेंट्स। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, हमने बोला कि एलिमेंट्स कैसे निकालते थे मैट्रिक्स में, हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m × n। अच्छा, m × n कर देते थे, जब हमने बोला था कि 3 × 2 का 3/2 की मैट्रिक्स होगी, 3 × 2 की मैट्रिक्स होगी, तो 3 × 2 = 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। और यहाँ पर क्या दे रहा है 8 एलिमेंट्स दे रहा है। इसका मतलब कुछ भी करके दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, दो नंबर का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 8 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए दो नंबर का मल्टीप्लाई 8 के बराबर होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई 1 × 8 हो जाए, 8 × 1 हो जाए। ठीक, अब देखिए ये दोनों ही अलग चीज़ है। यहाँ से क्या बन के आएगा 1 × n, 1 × 8 की मैट्रिक्स बन के आएगी, और यहाँ से भी डिफरेंट चीज़ बन के आएगी, तो दोनों ही अलग है। ठीक है, 8 × 1 और 1 × 8 दोनों ही डिफरेंट है। आपको क्या पॉसिबिलिटी कि 8 मल्टीप्लाई हो जाए, 8 मल्टीप्लाई होकर आए 4 × 2 की मैट्रिक्स बनी हो, या फिर आपके सामने क्या बना हो 2 × 4 की मैट्रिक्स बनी हो। अब ये सब अलग अलग मैट्रिक्स हैं, वो कैसे देखिए, इसमें रोज़ की संख्या बताइए कितनी है, रोज़ की संख्या है 1 है ना, क्योंकि पहले क्या आता है रो आता है। कॉलम की संख्या क्या है, इसमें कॉलम की संख्या है 8। अब मैं रोज़ को 8 से रिप्रेजेंट करता हूँ, रोज़ की संख्या कितनी है बताइए 8 है। इस वाले में बताइए कॉलम की संख्या कितनी है 1,
इस वाले में रोज़ की संख्या बताइए, पहले रोज़ आता है तो इसका मतलब रोज़ की संख्या हो जाएगी 4। कॉलम की संख्या बताइए 2। इस वाले में रोज़ की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी, रोज़ की संख्या पहले क्या आता है रोज़ 2, कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी आपके सामने 4। देखिए ये सब अलग अलग मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या क्या लाएंगे लिखेंगे आप, हेंस पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 1 क्रॉस 8 कॉमा 8 क्रॉस 1 कॉमा 4 क्रॉस 2 कॉमा 2 क्रॉस 4। दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस। कैसे सोचा हमने, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस हमसे बोला था 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें पता था कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आता था, m का n से मल्टीप्लाई करके, m से का n से मल्टीप्लाई करते थे तो m क्रॉस n होता है, m क्रॉस n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा हमसे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए हमको ये पता करना होगा कि ये 8 कैसे आ सकता है। 8 कैसे आ सकता है भाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दें, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें। दिस वॉज योर अ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज। अब मूव ऑन करते हैं एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी से। देखिए आपके सामने दिया हुआ है कोई भी मैट्रिक्स, लेट्स सपोज 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। कौन सी बनानी है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 जिसके जर्नल एलिमेंट्स इस प्रकार दिए हुए हैं। कोई भी जर्नल एलिमेंट क्या है, इस प्रकार दिए हुए हैं। अब पहली बात क्या बोला है, 3/2 की मैट्रिक्स बनाना है। आप रफ बनाएंगे पेपर में भी, पेपर में भी क्या लिखेंगे, रफ लिखेंगे। तो आप लिखेंगे जर्नल मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, जर्नल मैट्रिक्स, जर्नल मैट्रिक्स दैट इज अ जर्नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, 3/2 के ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स बताइए। अब देखिए 3/2 बोला है, इसका मतलब रोज की संख्या कितनी है, रोज की संख्या है 3 और कॉलम की संख्या कितनी है 2। रोज की संख्या है 3, कॉलम की संख्या है 2। तो चलिए आपके सामने मतलब कुछ इस प्रकार का बन के आएगा जहाँ पर 3 रोज होंगे और कॉलम होंगे 2। अच्छा अब आप जनरल एलिमेंट लिख दीजिए, मैं देखिए लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ मुझे फॉलो करिएगा। जनरल एलिमेंट लिख रहा हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि अपनी मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल ए। मैं अपने मैट्रिक्स को नाम दे रहा हूँ जर्नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 इज, ऐसे हम मान लेंगे, कॉमा करके लिखेंगे ए बराबर A11 पहला एलिमेंट कहलाएगा, A12 दूसरा कहलाएगा। देखिए पहला रो है ना पहला। अब शुरुआत में आई जे में क्या होता है, आई जे में आई होता है, आई रो को दर्शाता है और जे किसको दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है 1, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए क्योंकि पहला रो है। और ये देखिए कॉलम चेंज हो गए, इसलिए यहाँ पर जे की जगह 1 था, जे की जगह 2 आ गया क्योंकि दूसरे कॉलम में आ गए। अब सेकंड रो के एलिमेंट लिखिए, सेकंड रो के एलिमेंट हो जाएंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A32 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखिए बना के आ गई ना। तो रोज कितने होने चाहिए थे 3, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने होने चाहिए 2 रोज हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करने के लिए पेपर में लिखेंगे जर्नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 इज, इस प्रकार लिखेंगे। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, उसके बाद आपको करना है कि फाइंड द एलिमेंट ऑफ मैट्राइसेस, मैट्राइसेस के एलिमेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वो हमको दिया हुआ है, वो हमको दिया है ना। तो हम सारे के सारे एलिमेंट निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे A11 निकाल लीजिएगा आप। A11 निकालेंगे तो I और J की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा आपके सामने 1/2। 1 माइनस 3 क्या होता है -2, मॉड ऑफ -2। अब मॉड लगा है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, मॉड लगा होता है तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, दिस इज अ 1। उसी प्रकार देख लीजिए A12 निकालिए, A12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने 1/2। आई की जगह क्या लगा रखना है 1 रखना है और आपके सामने जे की जगह क्या रखना है 2 रखना है। तो रख दीजिए 1/2, 1 माइनस 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपके 3 इंटू 2 जा 6, दैट इज -5। -5 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। उसी प्रकार निकाल लीजिए A13 अपने को यही निकालना है क्योंकि आपके सामने 2 ही रोज हैं। अभी एलिमेंट हमने बनाया था ना, क्या क्या बनाया था एलिमेंट बताइए। A11 देखा था, A12 देखा था,
A21 देखा था, A22 देखा था, A31 देखा था, A32 देखा था। तो ये अपने को एलिमेंट निकालने, तो क्या निकालेगा अपने को, ये निकल गया। अब निकाल लीजिए A21 क्या हो जाएगा आपके सामने, 2 मल्टीप्लाइड 2 इंटू 3 1, ये हो जाएगा ना। आई की जगह क्या रख दिया, 2। देखिए A2 आई की जगह 2 और जे की जगह 1, जे की जगह 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस -1। देखिए 2 - 3 -1 होगा ना। अब -1 लिख दिया, लेकिन दिक्कत है भाई, दिक्कत क्या है कि मॉड लगा हुआ है, मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा 1/2। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट A22 निकालते हैं, दैट इज अ 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2 - 3 इंटू 2, देख क्यों लिखा, क्योंकि इस बार आई क्या है 2, जे क्या है 2। देखिए आई क्या लिखा 2, जे क्या लिखा 2, यहाँ पे लिख दीजिए 1/2। 2 - 6 ये क्या हो जाएगा -4। -4 यार नहीं लिख सकते, मॉड लगा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप A31 A32 निकाल लेंगे और A11 A22 A21 A22 A31 A32 की वैल्यू लिख दीजिएगा, दैट विल बी आवर फाइनल मैट्रिक्स। था ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी जरूर हो रहा है, बेसिकली इतना लेंदी चलता है, इतने ही हल्के फुल्के जल्दी 2 नंबर में आपका ये सवाल आ सकता है। बेसिकली यदि पैटर्न जो भी होगा 2 नंबर में आपका ये सवाल आ सकता है। बेसिकली हो सकता है 3 में भी पूछ ले, ज़्यादा एलिमेंट्स देकर। तो आपके सामने देख ले कैसे निकाला हमने, हमको पता है, देखिए जनरल एलिमेंट लिखना है। अब बोला 3/2 की मैट्रिक्स, 3/2 की जनरल मैट्रिक्स हमने लिख दी। 3/2 की जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखी, मान लिया कोई AIJ जनरल एलिमेंट है। अब आई की वैल्यू 1 रखा, जे की वैल्यू 1 रखा, आई की वैल्यू 1 रखा, 2 रखा। उस प्रकार देखिए ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम। इस प्रकार जनरल मैट्रिक्स जनरल एलिमेंट लिखा और फिर इसको सॉल्व कर लिया। जनरल एलिमेंट्स निकाले जो भी अपने सामने कंडीशन दी हुई थी उस प्रकार। और फिर ये निकाल कर नाउ पुट, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे नाउ पुट। अब हम सारे एलिमेंट्स के मान, सारे तत्वों के मान अपनी मैट्रिक्स ए में रखते हैं। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आवर एज्यूम्ड मैट्रिक्स ए। ऐसे आप अपने से बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अवर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए मैट्रिक्स में अब हम आगे मूव करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले देखते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। पहला अपना नंबर आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है व्हेन देयर इज ओनली वन कॉलम इज प्रेजेंट। क्या है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स होता है जब केवल और केवल एक कॉलम प्रेजेंट होगा। रोज कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन देयर इज ओनली वन कॉलम, इसका मतलब ये है कि आपके सामने मान के चलिए 1 2 3 रोज कितने हैं आपके सामने, एक है, दूसरा है, तीसरा है, 3 है आपके सामने रोज। कॉलम की संख्या बता दीजिए क्या है, कॉलम की संख्या है 1, कॉलम की संख्या क्या है 1 है। तो आपके सामने ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ, कोई भी मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट मान लीजिए AIJ है, जनरल एलिमेंट AIJ है, और जिसका ऑर्डर क्या है m×1, 1 इज अ फिक्स, कॉलम क्या है फिक्स, कॉलम क्या होगा 1 होगा। तो आपको याद रखना है व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, इसका मतलब क्या है, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ में आना आपको क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स, व्हेन देयर इज ओनली वन स्तंभ, जब केवल और केवल एक स्तंभ होगा, केवल और केवल एक स्तंभ होगा, एक कॉलम होगा, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह आपके सामने रो मैट्रिक्स से बताइए, सोचिए रो मैट्रिक्स क्या होगा। सिंपल है, जब कॉलम मैट्रिक्स ये बोलता है कि एक कॉलम होना चाहिए तो मतलब रो मैट्रिक्स बोलेगा कि भाई एक रो होना चाहिए। तो लिख लीजिए भाई रो मैट्रिक्स, अभी इसको भी समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। रो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा कि when there is only one रो, जब केवल और केवल एक रो होगा, एक रो होगा। इसका मतलब मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए है जो कुछ इस प्रकार है, उसके एलिमेंट है 1 2 3। रोज कितने हैं जल्दी बताइए, हॉरिजॉन्टल की लाइनें कितनी, हॉरिजॉन्टल लाइनें केवल और केवल
एक हैं, तो रोज की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। कॉलम कितने हैं आपके सामने, तीन, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब रो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा कि जब केवल और केवल ओनली वन रो होंगे, ठीक है, जब केवल और केवल एक रो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। चलिए आप बताइए रो मैट्रिक्स को जनरली कैसे लिखेंगे। जनरली रो मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ए आई जे, जिसके कोई मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसके जनरल एलिमेंट है ए आई जे, और जिसका जो आपके सामने ऑर्डर है वो है 1x n, जहाँ पर 1 क्या है, रो है, और रो क्या है, फिक्स्ड है, रो क्या है, फिक्स्ड है, एन क्या है, कॉलम है जो कभी भी बदल सकता है, ठीक है, कॉलम्स हैं जो कि कभी भी बदल जाएगा। तो आपके सामने ये था रो मैट्रिक्स। कॉलम भी समझ में आ गया होगा आपको, और रो मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मैट्रिक्स, अगली जो है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। पूरी मैट्रिक्स में हमको बस यही पढ़ना है। आगे आपके जितने भी मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस हैं, जितने भी यूज़ हैं, हर चीज़ में केवल और केवल यही मैट्रिक्स काम आती है। सॉरी, ये 3rd नंबर है। केवल और केवल यही मैट्रिक्स काम आती है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्तंभ और पंक्ति की संख्याएं बराबर हो जाएं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्तंभ बराबर पंक्ति, ठीक है ना, ये होता है एक्चुअली में, ऐसे लिख देते हैं, रोज मतलब पंक्ति होता है ना, तो पंक्ति बराबर स्तंभ, ठीक। ये आपके सामने क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, व्हेन नंबर ऑफ इन एनी, इस तरह लिखिएगा, इन एनी मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, उस केस में दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले अब इसको देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, मान लीजिए ऑर्डर क्या है, m×n है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोज जो हैं, m किसको दर्शाता था, रोज को दर्शाता था, n किसको दर्शाता था, कॉलम को दर्शाता था, किसको दर्शाता था, कॉलम को दर्शाता था। इसका मतलब रोज क्या होंगे, कॉलम के इक्वल होंगे। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, n के इक्वल होगी। तो जर्नली एनी मैट्रिक्स ए जिसके जर्नल एलिमेंट्स, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसके जर्नल एलिमेंट ए आई जे हैं, ऑर्डर है m×n, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि m इज इक्वल टू n है, देन दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है आपके सामने, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, तो ये आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन हो गई। ठीक, बना के भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज कितने हैं बताइए, 3 रोज हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ना। कॉलम कितने हैं आपके सामने, कॉलम क्या है, 3 है, तो 3 वर्टिकल लाइनें हैं। इसका मतलब 3×3 की मैट्रिक्स है। देखिए 3×3 की मैट्रिक्स है, रोज की संख्या कितनी है, 3, कॉलम की संख्या कितनी है, 3। आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। दैट वाज दी अवर कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तक हमने अभी तक पढ़ लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स तक पूरा देख लिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद छोटा सी चीज लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने मैंने अभी बोला कि कोई भी मैट्रिक्स, लेट सपोज ए, जिसके जनरल एलिमेंट्स हैं ए आई जे, ऑर्डर क्या है m×n। जब m बराबर n होता है तो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अभी तक हमने ये देखा। अब मैं चलिए बनाते हैं। मान लीजिए कि 3×3 की कोई जनरल मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। 3×3 की जनरल मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट लिखते हैं। तो आप लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आते हैं सेकंड रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब आते हैं थर्ड कॉलम, थर्ड रो पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो
थर्ड कॉलम। तो ये आपके सामने जर्नल एलिमेंट्स सारे के सारे हैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के। अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक शब्द होता है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट नाम का एक शब्द होता है। डायगोनल एलिमेंट बताऊँ कौन से होते हैं? जब i बराबर j होता है, जब i बराबर j होता है देन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल एलिमेंट। अब बताइए डायगोनल एलिमेंट कौन से एलिमेंट होंगे? दोज एलिमेंट्स आर द डायगोनल एलिमेंट व्हेन i is equal to j for any एलिमेंट जो मैंने बोला है उसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन के रूप में, फॉर एनी एलिमेंट ए आई जे, ठीक है। पीछे करके लिख लीजिएगा, दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला i बराबर जे है, i बराबर जे, इसका मतलब इस केस में बताइए, इस केस में ये वाली मैट्रिक्स में, ये जो हमने ए मैट्रिक्स लिखी है इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे? A11, A22, A33। मतलब ये वाले जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा टर्म, वो होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, सभी डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ठीक है। सभी डायगोनल एलिमेंट का सम क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए को लिखने का तरीका होता है TRAC, TR ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए को लिखने का तरीका होता है TR ब्रैकेट में ए। इसका मतलब इस केस में बताइए ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? वो होगा A11 प्लस A22 प्लस A33। तो आप इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। डायगोनल एलिमेंट में मतलब है आपको याद, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? पूरा जो अब तक कहानी सुनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डायगोनल एलिमेंट बोला है i बराबर j, किसी भी में एलिमेंट i j के लिए। दूसरी चीज़ हमने देखी कि भाई ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए को डिनोट करते हैं TR को ब्रैकेट ए, ट्रेस ऑफ ए का मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम। फाइनली कंक्लूजन ये है कि i बराबर j होता है डायगोनल के लिए, ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सभी डायगोनल एलिमेंट का समीशन। तो आपके सामने एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, वे लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में नेक्स्ट है डायगोनल एलिमेंट। लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि देखिए जो भी मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड लेवल के लिए आप देख लें या फिर जेई मेंस लेवल के लिए देख लें, दोनों ही लेवल के लिए थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट होगी, स्ट्रांग होगी। बोर्ड के लिए बच्चों के लिए भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जो जेई मेंस भी देना चाहते हैं उनके लिए भी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मैं बताऊँगा आपको। अब देखिए इसी में नेक्स्ट है आपके सामने, अगला है 4th नंबर है क्या? आई थिंक 4th नंबर ये डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? तो डायगोनल मैट्रिक्स को देखिए समझते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या लिख रहा हूँ? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब देखिए डायगोनल पढ़ने के लिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी था। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए A इज इक्वल टू समथिंग, आपके सामने जनरल एलिमेंट क्या है? AIJ, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? M क्रॉस M। अब देखिए मैं M क्रॉस M क्यों लिखा हूँ? M क्रॉस M इसलिए लिखा हूँ कि देखिए जनरली हम लिखते थे M क्रॉस N, जहाँ पर M बराबर N होता था। इसका मतलब ये है कि M क्रॉस M लिख सकते हैं ना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेट सपोज A जिसके जनरल एलिमेंट है AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस M इज सैड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। आप उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे आप उसे डायगोनल मैट्रिक्स? व्हेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये हुआ जो डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे। तो देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट कौन कौन होते थे जब i बराबर j होता था? इसका मतलब A11, A22, A33, ये जो एलिमेंट हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट इनको छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल नहीं हैं
उन सब की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि बी आई जे की वैल्यू जीरो होगी व्हेन आई बरा नॉट इक्वल टू जे होगा। आई नॉन इक्वल टू जे का मतलब क्या है, वो बात कर रहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। समझ में आ रहा है ना आपको, किसकी बात कर रहा है वो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। और आई बराबर जे का मतलब होता है कि वो डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेट सपोज ए जिसका जनरल एलिमेंट्स हैं आई जे, ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एम, स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए एम क्रॉस एम लिख रहे हैं, is said to be diagonal matrix when non diagonal elements are zero। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। इसका मतलब बी आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बात की जाती है। एक और छोटी सी चीज़, लेट सपोज आपके सामने ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 दिया हुआ है, ठीक है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स 4 दिया हुआ है। चलो मैं इसका मतलब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? दो शब्द, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर बताइए, आप सोच के बताइए ऑर्डर, जल्दी बताइए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बोलिए। ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन, एम क्या होता है नंबर ऑफ रोज, रोज कितने हैं 1, एन क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं 1, एम 1 क्रॉस एम। देखिए एम बराबर एन है, 1 बराबर 1 है, यदि एम बराबर 1 है एन है इसके यहाँ पर, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। ए इक्वल टू मैट्रिक्स 4, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एक एलिमेंट है मात्र जो कि 4 है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब दूसरी चीज़ उसने बोला था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स में एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनली एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, वो जीरो नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है, मतलब आई 1 बराबर 1 पे एलिमेंट आ रहा है ना, ये ए 1 1 है ना, अब ए 1 1 है, ये जो क्या है 4 है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा, आपके सामने डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, या कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। मेरे को तो लगता है संदेशा है कि ये मोस्टली एक घुमाने वाला क्वेश्चन है, जो गलतियां कर सकते हैं आदमी वो डायगोनल के क्वेश्चन पे कर सकते हैं। कि आपसे पूछ ले कि बताओ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक एलिमेंट है मात्र जो कि 4 है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो उस केस में काफ़ी सारे लोग गलती ये कर जाएंगे कि भाई डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट तो है ही नहीं। अब भाई जब नहीं है तो दूसरी कंडीशन भी तो है ना, दूसरी कंडीशन ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब A11 A22 इज इक्वल टू A33, ये क्या होने, नॉन जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये भी तो कंडीशन थी। इसका मतलब ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज ले लीजिए आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स, अभी देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि है कि नहीं। देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 2, अब आप बताइए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है वो भी सही है, नॉन जीरो है। उसके अलावा जीरो होने चाहिए, हाँ ठीक है जीरो दिए हैं, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा देखिए मैं दूसरा लिख रहा हूँ 1 0 0 0 2 0 0 0 -3। अब बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स तो है कि मतलब डायगोनल एलिमेंट देख लो, डायगोनल एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, नॉन जीरो हैं, सेम है डिफरेंट है मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपके सामने क्या है, ये नॉन जीरो है और बाकी बचे हुए क्या हैं, बाकी बचे हुए क्या हैं, वो जीरो हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो बी आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, वो है कंडीशन। तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट देखिए टॉपिक में बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आपके सामने स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। कैमरा बिगड़ा क्या, नहीं है, ओके। देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। स्केलर, देखिए स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट से ही बनकर आया है,
डायगोनल एलिमेंट से ही बनकर आया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स इन विच जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट आर कांस्टेंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर कांस्टेंट, ठीक है, जिसमें सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट हैं। इसका मतलब मान लीजिए कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आपके सामने बी, जिसके जनरल एलिमेंट हैं बी आई जे, ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एम। एम क्रॉस एम क्यों लिखा है? क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बोल रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स बोलने से क्या एम क्रॉस एन होता है? नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। इसका मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। हाँ होती है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसलिए हमने एम क्रॉस एन लिखा है। अब इसमें बोला कि भाई बी आई जे इज इक्वल टू 0 होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। ये कंडीशन तो हो गई डायगोनल मैट्रिक्स की, और ये स्केलर के लिए भी एप्लीकेबल है। दूसरी बात इसने कही है कि बी आई जे इज इक्वल टू समथिंग के, जहाँ पर के क्या है, जहाँ पर के कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, √3 √5 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, जब आई बराबर जे होगा। तो ये जो दो कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट सपोज कोई भी मैट्रिक्स है आपके सामने ये, ठीक है, देखिए जिसके एलिमेंट है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आपके जो ये डायगोनल एलिमेंट है देखिए 6 है। डायगोनल एलिमेंट क्या है? सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या है? 6 है। बी आई जे इज इक्वल टू 6 है व्हेन आई इक्वल टू जे है, व्हेन आई इक्वल टू जे है। और क्या है? B11 B22 और B33 तीनों की वैल्यू क्या हो गई आपके सामने? सेम आ गई। किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर आ गई। जब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं और वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट भी सारे सेम हो जाएं तो वो क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब एक छोटा सा आपके सामने सवाल है, आप उसे करिएगा, बहुत समझ में आए तो बहुत बेहतरीन बात है, नहीं आएगा तो फिर भी समझ में आ जाएगा, वापस से वीडियो पीछे करके देखेंगे तो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है वो देखिए। आपके सामने मेरे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ये है कि देखिए √3 0 0 0 √3 0 √3। अब आपको बताना है विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, तो आप बोलेंगे झट से स्केलर मैट्रिक्स। सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, पेपर में आया। ये मैट्रिक्स दी हुई है, अब आपसे पूछ लिया क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप बोलेंगे हाँ। डेफिनेशन में क्या लिखा था? डेफिनेशन में हमने लिखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए वो स्केलर कहलाती है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो इस डायगोनल मैट्रिक्स भी है, सबसे पहले वो स्केलर मैट्रिक्स है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और तीसरी चीज ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है भाई बताइए? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 3/3 का है। 3/3 मतलब m बराबर n है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3 है। कौन कौन? तीन प्रकार की हैं। एक स्केलर मैट्रिक्स भी कह रही है, क्यों? डायगोनल एलिमेंट सेम है, बाकी एलिमेंट 0 हैं। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्यों? डायगोनल एलिमेंट बस प्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी एलिमेंट 0 है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो सेम है, m बराबर n है। देखिए आपको यहाँ तक, इससे आप कंपैरिजन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। दूसरा सवाल, a इज इक्वल टू समथिंग मान के चलिए वही 4 आपका दिया हुआ है, तो बताओ ये कौन कौन सी मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स होगी आपके सामने, ये आपके सामने डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, और ये आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। 3 मैट्रिक्स ये भी होगी। क्यों भाई? यहाँ पर I1 बराबर 1 भी है, देखिए केवल और केवल डायगोनल मैट्रिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो स्केलर मैट्रिक्स क्यों है भाई? केवल और केवल स्केलर मैट्रिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक ही है भाई। अब एक ही है तो वो खुद के तो इक्वल ही होता है। इस प्रकार ये भी तीनों चीज़ें हैं।
तो आपको ये दोनों जो मैंने लिखे ना इसको याद रखिएगा, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स से। डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा नहीं आता, घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम अगला देखते हैं। अगला जो आपके सामने टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मूलों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बार बार उपयोग होता है। जब आगे फॉर्मूले बन के आएंगे आपके सामने डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, मैट्रिक्स के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत काम आती है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई एन से डिनोट करते हैं, एन जो है वो ऑर्डर है। अब यहाँ पे केवल और केवल एन क्यों लिखा मैंने, एन इसलिए लिखा क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए क्या लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, दूसरा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तीसरा ये है आपके सामने स्केलर मैट्रिक्स भी है। 3 प्रकार की मैट्रिक्स भी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, मतलब यहाँ पर m बराबर 1n होगा। डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि ओनली डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे, केवल और केवल क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट से होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें कंडीशन तो अप्लाइड है। ये तो इसको ये यदि ये 3 कंडीशन अप्लाइड है इसका मतलब वो स्केलर कहलाती है, बेसिकली स्केलर कहलाती है। तो आइडेंटिटी कब कहलाएगी, आइडेंटिटी तब कहलाएगी भाई जब सब इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो वो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट जब इक्वल हैं तो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। अब देखिए 1 के इक्वल कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स I2 यदि मैं लिखता हूँ तो ऑर्डर क्या है, 2/2 है। मतलब देखिए दो कॉलम होगा, ये देखिए ये आपके सामने I2 कहलाएगा। अब यदि मैं लिख रहा हूँ I3 लिख रहा हूँ, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। 3/3 की मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पे 3 लिखा, 2/2 की मैट्रिक्स है इसलिए 2 लिखा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की विशेषता कि डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे और सारे के सारे क्या होंगे, 1 के इक्वल होंगे। दैट इज कॉल्ड अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं, वो स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगी। ठीक है ना, ये 4 प्रकार की आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद आइडेंटिटी होकर 3 प्रकार की और विशेषताएं लेकर चल रही होती है। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देख लिया, है ना, बहुत इजी। अब देखिए आपका लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, दैट इज द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स नाम सुनते ही सबको समझ में आ गया होगा और सबको चमक गया होगा। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। कोई भी कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लीजिए ये, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। यहाँ पर देख लीजिए सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपके सामने जीरो मैट्रिक्स पूछेगा भी नहीं, इतना बस याद रखिएगा कि जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स में सभी के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। चलिए ये आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो गया। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। इक्वालिटी मतलब बराबर होंगे भाई, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, ये कब होगा, ये तब होता है जब, अब देखिए जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब कुछ बच्चों ने मेरा स्ट्रेट लाइन का भी लेक्चर देखा होगा, उसमें मैं बता चुका हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा सा। 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होंगे इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये 2 लाइनें लिख लीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये है
चलिए इसके लिए हम थोड़ा एक एग्जांपल लेंगे। देखिए अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा कि भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि भाई क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होनी चाहिए, दो मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए। उसी में आपका ये क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए आपके सामने दिया हुआ है दो मैट्रिसेस जो है वो बराबर दिए हुए हैं, तो बताइए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो दो रो दिए हैं, देखिए दो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो रो है, दो वर्टिकल लाइन है, दो दो मतलब दो कॉलम है, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स। इसका भी देख लीजिए, दो रो दिए हुए हैं, दो कॉलम दिए, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है आपके सामने, पहली सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है। अब बोल रहा है कि भाई दो मैट्रिक्स क्या इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमसे ए बी सी डी की वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में। अब बोला है कि दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, तो आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देना। इसका मतलब ये है कि 2a प्लस बी की जो वैल्यू होगी, जल्दी से देख के बताइए, 2a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 4 के इक्वल आएगी। ठीक, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखते हैं, a माइनस 2b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वो -3 के इक्वल आएगी। ये आपके सामने दूसरी इक्वेशन बन के आ गई, दैट इज इक्वल टू -3। ये आपके सामने दूसरी इक्वेशन बन के आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ए बी और बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने 4 आएगा, ये हो जाएगा -6। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस एंड दैट इज प्लस। आपके सामने ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 10। यहाँ से आपके सामने आएगा b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू 2 यहाँ पे रखिए, b की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 2 प्लस b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 2 को उधर भेज दीजिए, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखते हैं ये वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ये जल्दी बताइए, क्वेश्चन है आपके साथ आपके लिए। ये है A21 का एलिमेंट, 2 क्या है, रो, 1 क्या है, कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो है ना ये, और ये फर्स्ट कॉलम है। अच्छा A21 तो हमको पता है, अब हम क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देना है, तो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दिए, क्यों कर दिए, हमसे बोला था कि भाई टू मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो चलिए इस प्रकार मैंने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है सॉल्व करके, इक्वल करके। यहाँ पर अब थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन से सी और डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो दिस ऑल अबाउट दी, हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, टाइप ऑफ मैट्रिसेस देख लिए, कुछ बेसिक पॉइंट भी देखे, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए देखे, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस भी देखी। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस क्या था, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस था कि सारे डायगोनल एलिमेंट का समीशन। फिर हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, उसके बाद हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। ये था आपके सामने वेरी वेरी बेसिक पार्ट। बेसिकली जो भी मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से आपका एनसीईआरटी में 3.1 के सब 3.1 कंप्लीट हो चुका है। आप खुद से सारे के सारे एग्जाम्पल्स लगाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर फर्स्ट।